हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको हिंदी जो राष्ट्रभाषा है गोधुली हिंदी उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो लगभग बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे आपको बता देना है जो कि आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, और आप इसी बहाने से इसको याद भी कर लीजिए जो कि फाइनल एग्जाम में हो सकता है इससे बहुत सा सवाल मैच करेगा। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को वॉच करेंगे ताकि इसमें जो भी सवाल दिया होगा ये सवाल आपको समझ में आ जाए, और आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत बहुत हद तक सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि पता है कि क्या बोलते हैं ना, जो गद्यांश है, जो पदांश है, वो तो लिखा रहता है, कहानी लिखा है, उसको पढ़ कर आंसर देना, वो तो आप बना ही लीजिएगा, है ना। फिलहाल चलते हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। ये सवाल देखिए, आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इतना बार पूछा जा चुका है। 16 में, 19 में, 17 में, 16 में, 15 में, 11 में। तो ये सब सवाल इसी बहाने से आप याद कर लीजिएगा। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? देखिए, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन जो है भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। ग्रामीण जो गांव वाला इलाका है, भारतीय ग्राम में संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा हुआ है ना जी। तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो ये याद रखेगा, ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सवाल, यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, टेंथ मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सवाल एग्जाम में एकदम आने वाला, डायरेक्ट आएगा आपके सेंटर एग्जाम में। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों, है ना। वास्तविक इतिहास किसे मानता है लेखक और क्यों मानता है? देखिए, लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है, तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको, और यही सवाल आएगा, इसको जाकर एकदम छाप देना। लेकिन आप इसी बहाने से इसको याद भी कर लेना। ओके, बिकॉज अगर ये सवाल खुदा न खास्ता अगर एग्जाम में आ गया है तो छोड़ना नहीं है जी। आगे सवाल है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, मतलब स्वाधीन, समझ रहे हैं ना, स्वाधीन, स्वयं वाला, अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामाकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, है ना। स्वतंत्रता ये भी खुद से बन रहा, स्वराज खुद के लिए बन रहा, स्वाधीनता खुद से बन रहा। उनमें स्व का संबंधन जो अवश्य है ना, सब में क्या है, स्व मतलब स्वयं, स्वयं से बना, मतलब खुद के अपने ही अधीन रहना। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको एग्जाम में लिख दीजिएगा जो सेंटर में आने वाला। ये सवाल आपको मिलेगा 5 नंबर वाला सवाल में, है ना। तो इसको मिस मत कीजिएगा। 5 नंबर वाला सवाल में इस सवाल आने वाला, 5 नंबर में 2 सवाल आएगा, उनमें से कोई एक ही आपको लिखना है, ठीक है। उनमें से कोई एक ही सवाल लिखना है। तो मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों का आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। काम धाम के बाद रात को उस अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में विचार चित्रण करता है? रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता हुआ था। वह बिस्तर पर बैठ जाता था और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकाल कर बिस्तर पर खेलता था और गीत गाता था। इतना लिखेंगे आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप चाहो तो और बढ़ा के लिख सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। तो कम से कम आपको 100 शब्दों में, लगभग 100 शब्द देख लेते हैं। 100 शब्द होता है क्या यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 शब्द एक लाइन में 14 आ रहा। तो मान लेते हैं कि अब देखो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 50, मतलब 80 90 के आसपास आएगा। तो इसको चाहो तो और बढ़ा के लिख सकते हो। और एग्जाम जब लिखोगे एग्जाम में तो थोड़ा से ये जो डिस्टेंस है ना, थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा के लिखना, जो बीच में गैपिंग है ना, थोड़ा गैपिंग बढ़ा के लिखना, ज़्यादा मत बढ़ाना, थोड़ा सा और बढ़ाना। यह है सवाल कि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? देखिए, जो प्राणी सांस्कारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया जा गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे
नहीं छूते वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्राह्मण का निवास होता है। देखिए बिल्कुल सही बात बोला है, जिसमें काम का कोई टेंशन नहीं, क्रोध का कोई दिक्कत नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से कोई फायदा का नहीं, कोई मोह नहीं, उसी में ही निश्चित ही ब्रह्मा का निवास है। ये कौन बोला है? गुरु नानक ने बताया है। ओके, तो इसका आंसर इसको नोट कर लीजिएगा। आगे सवाल है आपके सामने कि कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। देखिए कवि अपनी प्रेसी सुजान, सुजान जो कवि वो के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने परमाश्रुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेसी को भिंगो देना चाहता है। तो ये इसका राइट आंसर, इसको नोट कर लेना। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल ये है, कवि ने डफली किसे कहा। तो आपको 2 नंबर वाला सवाल में 5 सवाल बनाना है, तो 5 सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। कवि ने डफली किसे कहा और क्यों। जिन लोगों में दास वृत्ति पड़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दासता के बंधन में बंध कर निवासी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि डफली की संज्ञा देता है क्योंकि वे विदेश के पाश्चात्य संस्कृति की है, विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। तो डफाली किसे कहा है? मतलब जो दूसरों की तारीफ, विदेशों के काम में लगा हुआ है, अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं, उन लोगों को जो है कवि जो है डफाली बोला है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर ये हो गया। अब देखते हैं आगे सवाल क्या है। आगे ये सवाल है, ये भी 5 नंबर वाला सवाल है। देखिए सवाल 5 नंबर में क्या बोलता है। एक और 5 नंबर में मैंने बताया बहादुर वाला, एक ये वाला है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा वैश्य हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खो कर तुम अपना व्यर्थ खो बैठोगे। तो इसको लिखिएगा, इतना सवाल आपको 100 शब्द हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में कवि ने, आप देखो कवि का अगर नाम यहाँ पे लिख दोगे तो 2-3 शब्द बढ़ जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश, अब इसके कवि कौन है, अगर लिख दीजिए कवि तो अच्छा होगा। कवि ने भक्त को भगवान की असीमता माना गया है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप वेश रंग कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं रहेगी। बिल्कुल, अर्थात भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसको लिख दीजिएगा, यानी कि इसका जो ये जो कविता लिखा हुआ है, जो 2 पंक्ति है ना, इसका ये अर्थ है। ओके, अर्थ स्पष्ट करना था। ओके, चलिए अब आपको एक मिलेगा खत लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए मिलेगा। तो पत्र आप यही वाला आएगा, निर्धन छात्र कोष में सहायता हेतु तो अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिएगा। तो पत्र आएगा, एक और आएगा, तो पत्र आप लिख दीजिएगा, जो श्रीमान प्रधानाध्यापक है ना। देखिए ये जो लिखने का जो स्टाइल है, ये ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान का देना। इसका देखिए एकदम एक सेम लिखिएगा, मतलब एक जैसे यहाँ पे लिखे। देखिए ये लाइनिंग सेम मिलाएगा, लाइनिंग मिल रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा ना। देखिए यहाँ पे कैसे जहाँ शुरू हुआ, देखिए एकदम सेम लाइन मैच कर रहा। तो ये मैच करना जरूरी, बाकी वर्ड आप ऐसे लिखना है, ठीक है ना। विषय निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु। अब आगे क्या लिखना है, आगे लिखें सविनय महाशय, जानते हैं ना आप, आराम से लिख सकते हैं। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, है ना। ठीक है, विद्यार्थी में सब आ गया, लड़की लड़का सब आ गया। मैं अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ, अगर लड़की है तो की हूँ करेगा, ठीक है ना। मैं अत्यंत निर्धन परिवार की हूँ, लड़की है तो की हूँ करेगी। मेरे पिता का निधन हो गया, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रही हूँ, लड़की रहेगा तो रही हूँ करना, और लड़का तो रहा, लड़की मत कर देना, चला पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मतलब लड़का का एज लड़का की। मैं निर्धन छात्र कोष में कुछ आर्थिक सहायता चाहती हूँ, लड़का है तो चाहता हूँ, लड़की चाहती हूँ। आशा है आप मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। लड़का के लिए, लड़की बोलेगी रहूँगी, और किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लड़की बोलेगी नहीं दूंगी। ओके, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अपना नाम। तो अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो कुछ और भी डाल सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं। और एक सवाल आएगा आपका क्या बोलते हैं निबंध लिखने के लिए, उनमें से मैं एक चुना हूँ देशभक्ति। देशभक्ति पे निबंध, इससे अच्छा क्या हो सकता है क्या। और ये फिगर वगैरह बनाना नहीं है, आपको देशभक्ति पे निबंध लिखना है। और वहाँ पे आपका टॉपिक भी दिया रहेगा, किस पे लिखना है, भूमिका, देशभक्ति क्यों महत्व, ये सब दिया रहेगा, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, इसको लिख देना है, और क्या, इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए देखिए, आपको भूमिका लिखना पहले, उसके बाद फिर आपको ये फिगर नहीं बनाना है, ठीक है ना, ये बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देशभक्ति क्यों है, तो इसके बारे में लिख देना है। आपका जो पॉइंट है ना, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 लाइन तो एक्सप्लेन करना ही करना है, ठीक है ना।
और पता है ये कम से कम 250 शब्द होना चाहिए, कम से कम 250 से कम नहीं, 250 से 300 शब्द है। तो इसके बीच में आप कितना भी वर्ड लिख, 260, 270, 280, 300 भी लिख दिया चलेगा। तो आपको इतना लिखना है, ठीक है ना। फिर इसका महत्व बताना है। उपसंहार, उपसंहार मतलब उसका जो निर्णय, ये क्या बोलते हैं, परिणाम बोले, एज ए रिजल्ट जो भी है, तो ये आपको लिखना है। इतना अब मैंने आपको बता दिया हूँ, इतना में सब्जेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आपका बचा है गद्यांश पदांश, वो उसको पढ़ना है और पढ़ करके ही उसका जवाब देना है। उसमें तो सवाल में किताब में ही लिखा रहेगा, जैसे मान लिया एज ए ये गद्यांश, इसको पढ़ लीजिए और इसी से आपका सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इसी में से सवाल का जवाब खोजिएगा और उसका आंसर दीजिएगा। ओके, समझ में आ गया। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप तो बनाए नहीं, ऑब्जेक्टिव का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। ओके, वीडियो क्लास करता हूँ, डायरेक्ट चल। थैंक यू एवरीवन। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय।